कहानी की शुरुआत आसमान में उड़ रहे एक प्राइवेट प्लेन से होती है, जिसमें कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स अफ्रीका के बच्चों का इलाज करके वापस अपने देश लौट रहे थे। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाओं की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर एक डॉक्टर पायलट से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पायलट उसे समझाते हुए कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसमान में इस तरह के झटके आना नॉर्मल बात है। लेकिन अंदर ही अंदर सभी को महसूस हो चुका था कि मामला सिर्फ मौसम खराब होने का नहीं है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन को एक और जोरदार झटका लगता है। इस बार झटका इतना खतरनाक होता है कि प्लेन का राइट विंग टूटकर अलग हो जाता है। विंग टूटते ही प्लेन अपना बैलेंस खो देता है और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन जमीन से जा टकराता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। इस भयानक हादसे में एक लेडी डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बाकी लोग किसी तरह इस हादसे में बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि प्लेन क्रैश होने के बाद ये लोग एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके थे जहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर से इस इलाके में खतरनाक जंगली जानवर भी घूमते रहते थे, जो कभी भी इन पर हमला कर सकते थे। और सबसे बड़ी परेशानी थी पानी और खाने की, क्योंकि रेगिस्तान में इनके पास सीमित सामान था और अगर ये लोग पैदल किसी शहर की तरफ निकलते भी तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी हालत खराब हो सकती थी। अब सवाल यह था कि आखिर ये लोग इस खतरनाक रेगिस्तान से जिंदा बाहर कैसे निकलेंगे। क्या कोई इन्हें ढूंढने आएगा या फिर यही रेगिस्तान इन सभी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। इधर प्लेन क्रैश होने के बाद बाकी डॉक्टर्स पायलट पर भड़कने लगते हैं। वह उससे कहते हैं कि अगर उसे पहले से पता था कि प्लेन में खराबी है तो फिर वह उन्हें लेकर आया ही क्यों। लेकिन पायलट उन्हें समझाते हुए कहता है कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं, अगर जिंदा बचना है तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहीं सीनियर डॉक्टर बेन की पत्नी भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी, इसलिए बेन साफ कह देता है कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बाकी लोग शहर तक पहुंचकर मदद भेज सकते हैं, लेकिन पायलट उसे समझाता है कि यहाँ से शहर तक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। तब तक अगर कोई जंगली जानवर उनके पास आ गया तो दोनों की जान जा सकती है। इसके बावजूद बेन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और वहीं रुकने का फैसला करता है। पायलट के पास एक गन भी थी। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरे डॉक्टर ने पायलट से कहा कि गन इन दोनों को दे दो, क्योंकि ये लोग यहीं रुकने वाले हैं। लेकिन पायलट गन देने से साफ मना कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब बाकी लोगों के पास भी उसके पीछे चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे मजबूरी में उस अनजान रेगिस्तान के बीच पायलट के पीछे चल पड़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद एक डॉक्टर से रहा नहीं जाता और वह पायलट से पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। वह बताता है कि उसने मैप में देखा था कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ एक गांव मौजूद है। अगर वे किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं तो कम से कम खाने और पानी का इंतजाम तो हो सकता है। लेकिन पायलट उसकी बात सुनकर साफ कह देता है कि वह हर हफ्ते इसी रास्ते से प्लेन उड़ाकर जाता है और उसे अच्छी तरह पता है कि इस इलाके में कोई गांव नहीं है। उसके मुताबिक अगर इन लोगों को जिंदा रहना है तो उन्हें रुकना नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। पायलट की बात सुनकर बाकी तीनों के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ऐसे ही चलते चलते आखिरकार वह चारों काफी दूर तक निकल आते हैं। लेकिन इतनी दूर आने के बाद भी उन्हें चारों तरफ सिर्फ वीरान रेगिस्तान ही नजर आता है। दूर दूर तक ना कोई इंसान था और ना ही पानी का कोई निशान। अब इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद अल्बर्ट नाम का डॉक्टर बुरी तरह थक जाता है और आखिरकार रेत पर ही लेट जाता है। तभी पायलट उसे थोड़ा पानी देते हुए कहता है, भाई ऐसे यहाँ लेट जाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक नदी की घाटी होने की उम्मीद है। अगर हम लगातार चलते रहे तो शायद जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए हिम्मत रखो और उठकर चलो। पायलट की बात सुनकर बाकी तीनों एक बार फिर नई उम्मीद के साथ उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वह लोग किसी तरह 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ नदी तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद तक नहीं होती। चारों तरफ सिर्फ सूखा और बंजर रेगिस्तान फैला हुआ था। यह देखकर एक डॉक्टर का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है, क्योंकि 5 किलोमीटर चलने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा था। अब न खाना था, न पानी और न ही जिंदा बचने की कोई उम्मीद। गुस्से में आकर डॉक्टर पायलट से बंदूक छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी पायलट उसे समझाते हुए कहता है कि मुझ पर गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम सब यहीं मर जाएंगे, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ और वापस प्लेन की तरफ चलते हैं। कम से कम वहाँ पहुंचकर किसी जंगली जानवर का शिकार करके अपना पेट तो भर सकते हैं। अब उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए चारों थके हुए कदमों से दोबारा प्लेन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर बेन को देखते हैं, जो अपनी घायल बीवी के पास बैठकर उसकी देखभाल कर रहा था। तभी अचानक उसे आसपास किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उसकी बीवी के पैर से निकल रहे खून की गंध अब रेगिस्तान में मौजूद खतरनाक शेरों तक पहुंच चुकी थी और वह धीरे धीरे उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। उधर बाकी लोग प्लेन की तरफ वापस लौट ही रहे थे कि तभी जैक उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। वह अकेले ही अपना रास्ता पकड़कर आगे बढ़ जाता है। अब बाकी तीनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वह शाम होने से पहले किसी तरह प्लेन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बेन और उसकी बीवी दोनों ही वहां मौजूद नहीं थे। वहीं प्लेन के पास काफी सारा खून बिखरा हुआ था। यह देखकर सभी को समझ आ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह लोग अभी प्लेन के पास जाकर जांच ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से अचानक कोई उन पर हमला कर देता है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेन था। बेन गुस्से में पायलट का गला पकड़कर कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को खो दिया। अगर तुम जाने से पहले मुझे अपनी पिस्तौल दे देते तो शायद मैं उसे बचा सकता था। इसके बाद बेन पायलट को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक डॉक्टर फ्लेयर गन चलाकर दोनों को रोक देता है। कुछ देर बाद पायलट बेन को समझाता है कि इसका मतलब यहाँ जरूर कोई जंगली जानवर आया था जिसने तुम्हारी बीवी पर हमला किया, और अगर वह जानवर यहाँ आया है तो रात में दोबारा भी लौट सकता है। फिर पायलट उन्हें अपने प्लेन के केबिन में मौजूद एक खास दरवाजे के बारे में बताता है। उस दरवाजे को लॉक करने के बाद अंदर सिर्फ 3
लोग ही सुरक्षित रह सकते थे, यानी अब 4 लोगों में से एक को पूरी रात प्लेन के बाहर रहना पड़ेगा। ये बात सुनते ही बेन सीधा पायलट को बाहर रहने के लिए कह देता है, क्योंकि उसकी नजर में उसकी बीवी की मौत के लिए वही जिम्मेदार था। लेकिन पायलट भी साफ मना कर देता है और कहता है कि यह मेरा प्लेन है, इसलिए मैं बाहर बिल्कुल नहीं रहने वाला। अब जब दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो आखिरकार चारों एक फैसला लेते हैं। वह कॉइन टॉस करके तय करेंगे कि पूरी रात प्लेन के बाहर कौन रहेगा। कॉइन टॉस होता है और किस्मत आखिर मैक्स के खिलाफ चली जाती है। बाकी सभी बच जाते हैं, लेकिन अब मैक्स को पूरी रात उस खतरनाक रेगिस्तान में अकेले बाहर रहना पड़ेगा। रात होने से पहले ही बाकी तीनों ने मैक्स को समझा दिया था कि वह पूरी रात मशाल जला कर रखे, ताकि जंगली जानवर उनके आसपास न भटके। रात होते ही तीनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। वहीं मैक्स बाहर अकेला बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो पागलों की तरह इधर उधर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। उसे लग रहा था कि गोलियों की आवाज से आसपास मौजूद सारे जंगली जानवर डर कर भाग जाएंगे, लेकिन दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ ही देर बाद एक जंगली जानवर उस पर हमला कर देता है और उसकी जान चली जाती है। इधर प्लेन के अंदर कुछ देर बाद पायलट को अचानक जोर से प्रेशर महसूस होता है, इसलिए वह बाहर निकलकर अपना काम निपटाने लगता है। लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर एक जहरीला सांप चुपचाप प्लेन के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ मैक्स भी गहरी नींद में सो चुका था, इसलिए उसे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। पायलट वापस केबिन में आ जाता है। वहीं मैक्स के सो जाने की वजह से कोई भी आग में लकड़ी नहीं डालता और लकड़ियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देखते ही देखते आग भी बुझने लगती है और जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, जंगल में छिपे जंगली जानवर मैक्स पर हमला कर देते हैं। मैक्स की चीखें सुनकर भी बाकी लोग केबिन के अंदर ही डरे सहमे बैठे रहते हैं। कोई भी उसकी मदद करने नहीं जाता। तभी वह काला डॉक्टर हिम्मत करके मैक्स को बचाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने एक शेर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी पीछे से छिपा हुआ जहरीला सांप उसके पैर में डस लेता है। वह किसी तरह सांप को पकड़कर मार देता है और फिर जहर को फैलने से रोकने के लिए अपने पैर के जख्मी हिस्से को काट देता है। इसके बाद तीनों पूरी रात केबिन के अंदर ही डरे हुए बैठे रहते हैं और किसी तरह वह खौफनाक रात गुजारते हैं। सुबह होते ही वैन सबसे पहले बाहर निकलता है। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वह चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद पायलट उसके पास आता है और कहता है, भाई यहाँ बैठकर दुख मनाने का वक्त नहीं है। तुमने रात को देखा ही है कि हमारे साथ क्या हुआ। अगर हम यहाँ एक दिन भी और रुके तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वैन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपनी पत्नी को खोने के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए अब उसे अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद पायलट उस काले डॉक्टर को लेकर केबिन से बाहर निकलता है। रात में सांप के काटने की वजह से उसका पैर लगभग सुन्न हो चुका था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यह देखकर पायलट उसे एक लाठी देता है ताकि वह उसके सहारे चल सके। वहीं वैन अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक पायलट की नजर सामने से आती हुई एक गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी को देखते ही दोनों के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। उन्हें लगता है कि शायद अब कोई उन्हें इस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकाल सकता है और आखिरकार वह जिंदा अपने घर वापस लौट पाएंगे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही देर बाद जैसे ही वह गाड़ी उनके करीब पहुंचती है, तीनों की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि यह कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि कुछ खतरनाक हथियारबंद लोग थे। उनके हाथों में भारी राइफल्स और दूसरे हथियार थे। मौके पर ही वह लोग तीनों को बंधक बना लेते हैं। उनका लीडर आगे आकर पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे प्लेन के पास हाथी के दांतों से भरे इतने सारे बक्से कहाँ से आए? आगे से काला डॉक्टर जवाब देता है, हमारा प्लेन यहाँ क्रैश हुआ है और इन दांतों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आए। ये सुनते ही लीडर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं, ये सब हमारा माल है। अफ्रीका से हाथी के दांत चुराकर विदेशों में सप्लाई करते हो और ऊपर से हमें ही बेवकूफ बना रहे हो। अब सच सच बता, तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो? लेकिन जब किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह वैन पर बंदूक तान देता है। वह उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पायलट दूर से चिल्लाकर कहता है, रुको, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरा काम है। मैं ही पायलट हूँ और चोरी छिपे अफ्रीका से हाथी के दांत विदेशों में एक्सपोर्ट करता हूँ। ये सुनते ही लीडर अपनी बंदूक सीधे पायलट की तरफ कर देता है। वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी काला डॉक्टर उसे धमकाते हुए कहता है, हमें मारने के बाद तुम लोग भी नहीं बचोगे। हमें रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री आ रही है। अगर हम जिंदा नहीं मिले तो तुम्हारा पूरा ग्रुप खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी यह धमकी काम नहीं आती। बगल में खड़ा एक आदमी बिना वक्त गंवाए उसी डॉक्टर को गोली मार देता है। अब वैन और पायलट दोनों समझ चुके थे कि उनकी हालत बेहद खराब है और यहाँ से बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद लीडर हाथी के दांतों से भरे बक्सों को देखकर अपने आदमियों से कहता है, इतना सारा माल ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक चाहिए। मैं ट्रक लेकर आता हूँ और ध्यान रखना, अगर इनमें से किसी ने भागने की कोशिश की तो सीधे गोली मार देना। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। लीडर के जाते ही उसके दोनों आदमी वैन और पायलट को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वह उन्हें पानी देने का नाटक करते हैं, लेकिन जब दोनों पानी के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वह सारा पानी उनके सामने ही जमीन पर गिरा देते हैं। इसी तरह उन्हें परेशान करते करते शाम हो जाती है और आखिरकार दोनों हथियारबंद लोग वहीं बैठकर सो जाते हैं। पायलट समझ जाता है कि यही भागने का सही मौका है। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर उनकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक की आंख खुल जाती है। वह तुरंत बंदूक पायलट की तरफ तान कर ट्रिगर दबाता है, लेकिन किस्मत से बंदूक में गोलियां ही नहीं होती। मौका मिलते ही पायलट उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी दूसरा आदमी भी जाग जाता है और अपनी बंदूक उठाकर पायलट पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी वैन बीच में आकर उसे रोक लेता है। अब वहाँ जबरदस्त हाथापाई मच जाती है और इसी दौरान कई गोलियां चल जाती हैं। अचानक एक गोली उस हथियारबंद आदमी के अपने ही साथी को जा लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। किसी तरह दोनों हथियारबंद लोगों से छुटकारा पाने के बाद वैन अंदर से पूरी तरह टूट
टूट जाता है, क्योंकि वह खुद एक डॉक्टर था और जिंदगी में पहली बार उसके हाथों किसी इंसान की जान गई थी। वह खुद को कोसने लगता है कि आखिर उसने किसी की जान कैसे ले ली। वैन को इस हालत में देखकर पायलट उसे समझाते हुए कहता है, अगर तू उन्हें नहीं रोकता तो आज वो दोनों हमें मार चुके होते। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इतना सोचने का कोई फायदा नहीं। आदमखोरों का लीडर किसी भी वक्त ट्रक लेकर वापस आ सकता था और अगर उसने अपने साथियों का यह हाल देख लिया तो वह इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए पायलट बिना समय गंवाए बेन को लेकर वहाँ से निकलने का फैसला करता है। लेकिन इस हाथापाई में बेन के पैर में भी गोली लग चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके लिए ठीक से चल पाना भी मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद पायलट उसे सहारा देकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से बेन अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। पायलट उसे हिम्मत देते हुए कहता है, बस कुछ कदम और चल, सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ तुझे ऐसी जगह छोड़ दूंगा जहाँ जंगली जानवर आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद मैं गांव की तलाश में जाऊंगा और तेरे लिए मदद लेकर वापस आऊंगा। पायलट की बातें सुनकर बेन किसी तरह दोबारा खड़ा होता है और दोनों धीरे धीरे पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार दोनों पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उनकी एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। घायल पैर और कमजोर शरीर की वजह से बेन पहाड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। पायलट उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी अचानक पायलट की नजर नीचे जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उनकी तरफ शेरों का एक पूरा झुंड तेजी से बढ़ रहा था। अब पायलट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह तुरंत नीचे उतरता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेन को खींचते हुए किसी तरह पहाड़ के ऊपर पहुंचा देता है। ऊपर पहुंचने के बाद पायलट की नजर दूर मौजूद एक गांव पर पड़ती है। गांव को देखकर दोनों के अंदर फिर से जिंदा बचने की उम्मीद जाग जाती है। पायलट फैसला करता है कि वह किसी भी तरह उस गांव तक पहुंचेगा और बेन के लिए मदद लेकर वापस आएगा। लेकिन नीचे अभी भी भूखे शेर घूम रहे थे। बेन उसे समझाता है कि नीचे जाना मतलब सीधे शेरों का शिकार बनना है, लेकिन पायलट उसकी बात नहीं मानता। वह अपनी जान की परवाह किए बिना पहाड़ से नीचे उतरकर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ उसका साथ नहीं देती। रास्ते में ही शेरों का झुंड उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है। ऊपर खड़ा बेन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। अब उसके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह पहाड़ के पीछे वाले रास्ते से धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन घायल पैर और कमजोरी की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता और फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। तभी सामने से दो खूंखार हाइना उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बेन किसी तरह अपने पास पड़ी एक लकड़ी उठा लेता है और खुद को बचाने के लिए उनका सामना करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक आसमान से जोरदार बिजली गिरती है। बिजली की तेज चमक और भयानक गरज से दोनों हाइना डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ उस बंजर रेगिस्तान में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतने दिनों बाद पानी देखकर बेन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके शरीर में अब एक कदम आगे बढ़ने तक की ताकत नहीं